नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में, जो कि काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे वे अपने इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको मार्केट में मिलेंगे। लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगता है कि जितनी आप कमाई करते हैं और जितने खर्च हैं उसके बीच में ये जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट आपकी ज़रूरत पूरी कर पाते हैं। पहला चीज़ तो ऐसा होता है कि आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं वो काफ़ी टाइम तक वो अपने पास एक्यूमुलेट करके रखते हैं, और एक टाइम होने के बाद आपको वो पैसे वापस दे दिए जाते हैं विद सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको एक बताया जाता है, उसके ऊपर दे दिया जाता है। नॉर्मली ये 8 से 10% के आसपास होता है, जो कि ओवर द पीरियड आपको ये जब अमाउंट मिलते हैं तो हो सकता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा खुशी देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो। लेकिन मेरा थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अलग से ही थॉट है। हो सकता है आपका जो थॉट प्रोसेस है और मेरे जो थॉट प्रोसेस हैं दोनों एग्री नहीं करते, लेकिन शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ बैंक्स या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरह से ठगी का काम करता है। मोस्ट ऑफली मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ये सच में ठगी है। यार, मैं जो पैसे कमाता हूँ ना, उसका मुझे वैल्यू मिलना चाहिए। यदि कोई पैसे मैं सेव कर रहा हूँ, उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं मिल रही, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर फ्रॉड नहीं हो रहा है, तो मुझे वो तरीका नहीं बताया जा रहा है जो कि बाकी लोग कर रहे हैं। तो यदि बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? क्या मैं यहाँ पे कुछ अलग सा आदमी हूँ जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है? फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में सभी के लिए अपॉर्चुनिटी सेम है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस उस पॉइंट को कैसे कैप्चर करते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं और किसी को कोई लेना देना नहीं है कि आगे और क्या होने वाला है फ्यूचर। तो अभी जैसे चल रहा है चलने देते हैं, फिर देखते हैं फिर बाद में क्या होता है। तो काफ़ी सारे लोग तो ऐसे ही पार्टी शार्टी करते हैं या फिर ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं। नो नीड कि वो उस चीज़ की ज़रूरत क्या था, कि अभी आपको ज़रूरत है ही नहीं तो आप क्यों उस टाइम पे आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। आप स्पेंड करो, आप ऐसो आराम की ज़िंदगी जियो। लेकिन क्या सच में रोज़ाना ये रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है? और नहीं तो जो आप इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग कर रहे हैं, क्या आप सही जगह कर रहे हैं? मैं इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस लाता रहता हूँ जो कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो इसी की तरह और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के बाद यदि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के थ्रू ही मैं जान पाता हूँ कि आपको किस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है या फिर किस तरह की वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह के कमेंट्स के साथ मुझे आप अपना रिप्लाई देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपके रिलेटेड मैं आपको वीडियोस देने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किस तरह से जनरेट किया जाता है और किस तरह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपको अपने इस फिनोवेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक राजू, जो कि अपने शुरुआती दौरान में ही जब उन्होंने एक जॉब पाया था, जॉब मिलने के साथ ही और उससे पहले भी उन्होंने छोटे छोटे कुछ इन्वेस्टमेंट की थी। तो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। उसके बाद श्याम है, तो इन्होंने अपने बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सभी की होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करूं, यानी कि पूरी तरह से सारी जितने भी जिम्मेदारी उन्हें कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी सेविंग स्टार्ट करूंगा। तो वो लेट 30 के बाद उन्होंने सेविंग की।
उन्होंने 10,000 पर मंथ के हिसाब से सेविंग करना स्टार्ट किया था। जो राजू था, कुछ साल उन्होंने सेविंग किया और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। लगभग उन्होंने शायद 15 या 20 साल ऐसा सेविंग किया, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 साल उन्होंने सेविंग किया। और शाम जो थे, उन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड जब तक वो सेविंग करना चाहे उन्होंने किया। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 30 साल तक इन्होंने किया। और जब 30 साल पूरे हो जाते हैं तब कितने मिलते हैं, रिटर्न कितना होता है, आप यकीन नहीं मानोगे। आपका बहुत लोगों का जवाब होगा कि नहीं, श्याम ने ज़्यादा पैसे जमा किए, शायद इसलिए उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपकी जो थिंकिंग हो थोड़ा सा चेंज करने की मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब भी आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जब आप बात कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट जो भी होते हैं ओवर द पीरियड ये काफ़ी ज़्यादा होते जाते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन यदि आपने टाइम उसमें ऐड कर दिया, ज़्यादा टाइम ऐड कर दिया, तो वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है जो कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा आपको उतना ना मिले। रेगुलर मीन्स कि आप लेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं, तब भी आप उस अमाउंट को आप बीट नहीं कर सकते जिन्होंने भी फर्स्ट में इन्वेस्ट किया है। इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में या फिर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में जितने लोग भी आपको बातें कहते हैं ना कि स्टार्ट अर्ली, कोई गलत नहीं कहते, क्योंकि उनका मोटिव ही यही होता है कि यदि किसी ने स्टार्ट अर्ली स्टेज में किया है ना, तो उनको प्रॉफिट भी बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। तो लगभग 30 साल के बाद, जैसे मैंने बताया कि राजू और श्याम ने जो इन्वेस्टमेंट किया था, 30 साल के बाद लगभग 1,23,00,000 रुपए के आसपास श्याम की इन्वेस्टमेंट बनती है, रिटर्न जब उन्हें मिलता है। और राजू को 1.7 करोड़, मतलब 1,70,00,000 के आसपास उनको रिटर्न मिलता है। इन्होंने कितने साल के लिए किया था? 15 ईयर्स, यानी कि श्याम से हाफ इन्होंने 30 ईयर्स के लिए किया था श्याम ने, और राजू ने किया 15 ईयर्स। लेकिन रिटर्न किसके ज़्यादा आए? राजू के। यदि इन्होंने भी 30 साल तक किया होता, तो मैं ऐसा तो मानता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए, और कोई शॉर्ट टर्म पीरियड में ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट किया आपने छोड़ दिया, उसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एक हैबिट है। जिस तरह से आप खाते पीते सोते हैं और बाकी जो डेली की ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, तो उसी तरह से ये भी एक ज़रूरत है जो हमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर लेके जाता है। और ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप अपने सैलरी का कुछ 20% भी यदि आप सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपकी जो रिटर्न है 12 to 16% के आसपास है, गुड। इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता आपको रिच बनाने के लिए। मैं आपको ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं दूँगी कि आपकी पूरी सैलरी आप उसमें जोड़ दो। जितना आप जो अर्निंग होती है उसके 20% 30% आज एज़ पर योर कैपेबिलिटीज़, कि आप कितनी आपकी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसके साथ आप कितने बचा पाते हैं, उसके अनुसार आपको सेविंग करनी चाहिए। कभी भी बेसिक नीड्स के ऊपर कभी भी आप हैम्पर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन लाइफ देता है, और मतलब इतने ज़्यादा आपको परेशान में डाल देंगे कि आप उस परेशानी से जल्दी निकल नहीं पाओगे। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, और कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं कि हाँ आपने एक 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, फिर 5,000 किया, फिर 2,000 किया, फिर 8,000। आप अपने इन्वेस्टमेंट में एक कंसिस्टेंसी रखिए, ताकि आपको आगे जाकर एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प हो सके। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको इतना तो पता होगा कि डिसिप्लिन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो जैसा कि अभी आपने
राजू और श्याम की कहानी आपने सुनी, उसी तरह से आपको एक मैं बताता हूँ। यदि आप 100 रुपीज़ का आप किधर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि एफडी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, नॉर्मली मैं मान के चल रहा हूँ, यदि काफ़ी इंडियंस हमारे भाई साहब हैं जो एफडी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो इसमें आपको 10% मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। और आपके 1 साल होने के बाद आपको कितना मिलने वाला है? 110 रुपये। दूसरे साल में आपको कितने मिलने वाले हैं? 120 रुपये। लेकिन यदि आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के थ्रू आप कहीं पर भी सेविंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको जो उसका इंटरेस्ट हो गया था 10% कहीं मैं लेके चल रहा हूँ कि यदि आपने फर्स्ट ईयर में 10% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको 110 रुपीज़ मिलेंगे। सेकेंड ईयर में 121 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये हमेशा ऐड होता जाएगा। यदि आपने फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो नेक्स्ट ईयर में जब आप 1 साल हो जाते हैं तो उसमें आपको 110 रुपीज़ मिलता है। तो नेक्स्ट ईयर में जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 100 के ऊपर नहीं मिलेंगे, ये 110 रुपीज़ के अबव मिलेंगे। तो आप जितने भी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे या फिर आपका जो अमाउंट है आपको उसके ऊपर मिलता जाएगा। क्योंकि ऐसा काफ़ी लोग हैं जो अपने जो लाइफस्टाइल है ना, वो कंपाउंडिंग डिप्रिशिएशन के ऊपर जीते हैं, कंपाउंडिंग इंक्रीमेंटल के ऊपर नहीं जीते हैं। क्यों? जब भी आप सोचते होंगे कि यदि आप कोई लोन लेते हैं, क्यों हर एक लोन जो नॉर्मली लोन होता है वो हर 5 साल में डबल क्यों हो रहा है, जबकि आपकी इनकम कभी भी 5 साल में डबल नहीं हो सकती। आप किधर भी आप जाओ, नॉर्मली जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आप सेविंग अकाउंट में आप रखो या फिर एफडी अकाउंट में रखो या फिर आरडी अकाउंट में रखो, इसमें आपको इतना नहीं मिल पाता है। फिर भी आप उस लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हर समय आपके पैसे घट रहे हैं। तो क्यों नहीं आप इंक्रीमेंटल जो इन्वेस्टमेंट है उस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? आज का जो मार्केट है उसमें काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको मार्केट में मिलते हैं और आपको अच्छे खासे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं। इसमें जनरली आपका स्टॉक मार्केट हुए, म्यूचुअल फंड हुए, ये कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं या फिर रास्ते हैं जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ओवर द पीरियड ये आपके पैसे ग्रो ही होते रहेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा बोरिंग सा काम लगे, लेकिन यदि आपने इसे शुरुआत कर लिया तो आगे जाकर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि आपको शायद किसी और प्रोडक्ट में देखने को या फिर सुनने को ना मिले। स्टार्ट अभी कीजिए, अभी लेट नहीं हुआ है। आपके एज क्या हो रहा है वो डजेंट मैटर कि वो क्या चल रहा है, लेकिन यदि आप स्टार्ट अभी कर रहे हैं तो आपको रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। और कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आई थिंक आप नॉर्मली आप मान के चलोगे कोई भी स्टॉक के इंडेक्स फंड के ऊपर आपने यदि इन्वेस्ट कर भी दिया तो आपको उसी में इतना अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा जो कि आपने सोचा भी नहीं था। और जो आपके फिक्स डिपॉजिट की जो स्कीम्स होती हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट के जो स्कीम्स होती हैं, शायद आपको उसमें इतना कुछ ऑप्शन देखने को ना मिले या फिर इतना ज़्यादा लुक्रेटिव रिटर्न आपको देखने को ना मिले। फिर भी लोग ज़्यादातर सेफ्टी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। हाँ, ये भी एक कंसर्न है कि यदि आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज़्यादा आप अर्न भी कर रहे हैं, और कम रिस्क ले रहे हैं तो आपका अर्निंग भी कम हो रही है। इट्स डिपेंड यू कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाह रहे हैं। देखो भाई साहब, ऐसा है कि रिटर्न ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एफडी के ऊपर 10% आज 2021 है और ये रिटर्न जो है 7% से ऊपर नहीं है। 10% तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 7% है, 6% है, मैक्सिमम तो केसेस 8% तक जाते हैं। और कोई भी आप लोन लेने जाओगे तो
10% से नीचे तो कोई आपको लोन ही नहीं दे रहा है। 10% भी वो लोन जो कि आपको होम लोन या फिर ऐसा कुछ लग्जरियस बड़े बड़े टिकट वाले कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनके लोन्स इतने कम होते हैं। लेकिन क्या सच में वो सही है? इसके अलावा बाकी सारे जितने भी लोन्स होते हैं वो 13%, 20%, 33%। क्यों? क्या वो हम अर्निंग के लिए कुछ कर रहे हैं क्या, या फिर हम पैसे देने के लिए उतने बड़े बड़े रिटर्न वाले या फिर इंटरेस्ट रेट वाले प्रोडक्ट चुन रहे हैं? हमारे पास ऐसा होना चाहिए सिस्टम कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करें। आई होप आपको थोड़ा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा जो मैं एक ओवरव्यू देना चाहता था वो आपको कुछ समझ में आया रहेगा। और नेक्स्ट टाइम से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप स्टार्ट कर रहे होंगे जल्द से जल्द मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इन्वेस्टमेंट को। यदि आप जितना लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा, और नीड्स लोगों की कम नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है ओवर द पीरियड। तो आपको वो उन नीड्स को कम करना शुरू करना पड़ेगा, अननेसेसरी स्पेंडिंग रोकनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हमारे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।